नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। विदेशी जमीन से राहुल गांधी की देसी सियासत की लगातार सीरीज जारी है। अपने नई डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क पहुंचकर राहुल गांधी ने नए सिरे से नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत की कार को रियर व्यू मिरर में देखकर चला रहे हैं और फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कार टकरा क्यों रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस सबको एनआरआई करार दे दिया। अब बात यह सही है या फिर गलत, इस पर टेक्निकल बहस जरूर हो सकती है, लेकिन ये तमाम बड़े नाम देश की भावना है। हर भारतीय इन्हें अपनी मिट्टी से जोड़कर देखता है। ऐसे में क्या राहुल का यह बयान उचित माना जा सकता है? लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। 1984 सिख विरोधी दंगे पर हुआ तो हुआ डायलॉग मारने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने हिंदू आस्था पर चोट करते हुए कह रहे हैं कि राम, आगे कुछ भी नहीं, राम, हनुमान और मंदिर से कौन सा रोजगार पैदा हो रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, विचारों की लड़ाई। गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब हो गए हैं एनआरआई। आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर होगा देश की सबसे बड़ी बहस। विदेशी जमीन से राहुल गांधी की देसी सियासत वाली सीरीज जारी है। न्यूयॉर्क से अपने ताजा हमले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तो निशाना साधा ही, साथ ही नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस सबको एनआरआई बता दिया। Mahatma Gandhi was an NRI. All our leaders in the freedom movement. My great-grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rearview mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. Is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. राहुल गांधी के बयान से उत्साहित मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। ये आखिरी बार है कि आप राहुल जी को विपक्ष के नेता के हैसियत से देखोगे। अगले बार मेरे ख्याल में वो भारत सरकार के जानिब से यहां आएंगे। इस बीच सिख विरोधी दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले कांग्रेस के सैम पित्रोदा पर हिंदू आस्था पर चोट करने का आरोप भी लग गया। We have a problem with unemployment. Inflation talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेश में बैठकर चल रही फील्डिंग 2024 देसी सियासत में काम आएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, विचारों की लड़ाई, गांधी, नेहरू, एनआरआई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विदेशी जमीन से देसी सियासत यानी देसी लड़ाई का विश्लेषण। पहला तथ्य, कांग्रेस का वोट विदेशी नहीं बल्कि देश की जनता ही बढ़ा सकती है। दूसरा बड़ा तथ्य, 2014 और 2019 में कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स का बड़ा नुकसान झेल चुकी है। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, श्री राम और हनुमान में लोगों की आस्था को रोजगार से जोड़ना हानिकारक हो सकता है। चौथा बड़ा तथ्य, मोदी विरोध में भारत का दुष्प्रचार राष्ट्रहित के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह है, क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स के दम पर कांग्रेस 2024 में सत्ता को हासिल कर पाएगी?
आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा में। मेरे साथ एक तरफ है डॉक्टर अजय आलोक, तो दूसरी तरफ है अभय दुबे, एक बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, दूसरे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है। दूसरी तरफ मेरे साथ है AK वाजपेयी, स्पोक्सपर्सन LJP के, और साथ ही अनुराग भदौरिया, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं शुरुआत इस चर्चा की करता हूं अभय दुबे आपसे। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें ये NRI की एंट्री कैसे हो जाती है? पंडित नेहरू NRI थे, महात्मा गांधी NRI थे, इसकी टेक्निकल बहस में हम जा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये जरूरी है बताना? इससे क्या हासिल हो जाएगा? मतलब देश के लोग काम के नहीं है, सब NRI काम के हैं। मैसेज ये है। इस तरीके से NRIs का अपमान मत कीजिए। NRI के उत्साह को, NRI के जज्बे को के वर्धन के लिए राहुल गांधी जी ने उनके सम्मुख कहा है कि आप आर्किटेक्ट्स हो, आप हिंदुस्तान को एलिवेशन दे सकते हो। इसी के संदर्भित विषय में उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी 1913 में दक्षिण अफ्रीका में थे, जब वहां पर बरतानिया की हुकूमत ने सिर्फ शादी जो सारी थी वो अंग्रेजी रीति रिवाज की मान्यता से ही वैध ठहराई थी, सारे भारतीयों की वहां पर शादी को अवैध करार दिया था, तो हजारों भारतीय महात्मा गांधी जी के साथ इकट्ठा हुए और वो बुनियाद पड़ी आज़ादी के आंदोलन की। जो हमको 47 में आज़ादी मिली, 1947 में उसकी बुनियाद बनी। तो इसमें कहाँ आपको आपत्ति लगती है? और जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा उन्होंने कि पीछे देखकर आप गाड़ी आगे चला रहे हैं, टकरा रहे हैं। मैं आता हूं पीछे कौन देख रहा है, आगे कौन देख रहा है, उन सब विषयों पर भी आऊंगा, लेकिन और मैं आपको 30 सेकंड आज देना चाहता हूं, दिल से 30 सेकंड देना चाहता हूं। जरा आप मुझे यह समझाइए, भारत में जो वासी रह रहा है इस समय, जो मेरा व्यूअर देख रहा है मुझे, जो भारत में रहता है मूलतः, और आपको लगता है कि उनसे ज्यादा योगदान NRIs का है देश के अंदर, जो भारत में के मूल निवासी है उनसे ज्यादा योगदान NRIs का है। राहुल गांधी मेंट टू से दैट, क्या राहुल गांधी का तात्पर्य यह था जो प्रतीत होता है? पूरा सुना नहीं आपने। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत में जो रह रहे हैं वो बहुत पीड़ा में है, महंगाई की आग में उनको झोंक दिया है, बेरोजगारी की आग में उनको झोंक दिया है, नोटबंदी के गलत कानून से MSME को बैकबोन है भारत की, उनको तबाह कर दिया गया। पीड़ा समय समय पर बताते रहे हैं, चुनाव दर चुनाव बताते रहे हैं, चुनाव के नतीजे भी आते रहे हैं। आपने 2019 में पीड़ा बताई थी, नतीजा आया। एक सेकंड, मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूं। NRIs हैं वो ज्यादा काबिल है बतौर भारतीयों के, जो भारत के मूल निवासी है, यह कहने का तात्पर्य था? मैं दोबारा पूछ रहा हूं सवाल। अमीश देवगन जी, सिद्धांतिक रूप से आपका प्रश्न ही गलत है। वो भी मूल निवासी हैं, वो तो अस्थायी रूप से वहां रह रहे हैं काम करने के लिए। अमीश देवगन जी, NRI की डेफिनेशन को पढ़िए, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का अंतर समझने की कोशिश कीजिए। सियोल में जाकर मैं तो कह रहा हूं राहुल जी ने जो कहा है उसको समझा दीजिए। आप जलेबी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने जो कहा है उसको आप 2 लाइन में समझा दीजिए। उसमें मैं क्या अर्थ निकालूं? NRI महात्मा गांधी NRI थे, पंडित नेहरू NRI थे, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू NRI थे, तो मैं इसका क्या अर्थ निकालूं? जो भगत सिंह थे, जो अशोकुल्ला खान थे, जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों का कोई योगदान नहीं है भारत की लड़ाई के अंदर। इन सब लोगों का, लाला लाजपत राय का कोई योगदान नहीं है भारत की लड़ाई के अंदर। ये इसका तात्पर्य है कि NRIs का, अगर NRIs नहीं होते तो भारत को आजादी नहीं मिलती। अगर NRIs नहीं होंगे तो भारत सिद्धांतिक रूप से मूलतः बहुत कमजोर देश है। यह कहने का तात्पर्य है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं इसको। अमीश देवगन जी, एक बार जिक्र कीजिए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदर्भ भी पूछ लीजिए। जब लाला लाजपत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात राहुल गांधी ने करी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात भाषण में राहुल गांधी ने करी, तो मैं पूछ लूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करी थी क्या? बात और गांधी और नेहरू की करी। आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब मातंगी हाजरा अपने प्राणों को आहूत कर रही थी। अच्छा, हाजरा की बात करी, मुखर्जी सदन में हाजरा, LK आडवाणी, कैसे आजादी के आंदोलन को कुचलना है, उसका भी जिक्र कर दीजिए। लेकिन देखिए, एक मैंने तो आपसे एक मूल सवाल पूछ रहा हूं, समझा दीजिए 2 लाइन के अंदर। आप उसका जलेबी बना रहे हैं। मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, चलिए विचारों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन गांधी और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू दोनों NRI हो गए हैं। ये नई डेफिनेशन देश को पता लग रही है। देखिए, राहुल गांधी पे भविष्य में जब किताब लिखी जाएगी ना, राहुल गांधी इंसाइक्लोपीडिया, तो उसमें एक पन्ना
का एडिशन आज उन्होंने खुद कर दिया कि गांधी जी, नेहरू सब एनआरआई थे। बोल के थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, भाई जी मुस्कुरा रहे हैं। सोनिया गांधी से ही शुरू करते ना कि भारत के कंट्रीब्यूशन में विदेशियों का ही बहुत बड़ा हाथ है, एनआरआई तो बाद में आता। तो राहुल गांधी मैं कहूँगा दुर्लभ मूर्ख हैं, बहुत विरले मिलते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स देंगे, ऐसे ऐसे लाइन बोलेंगे तभी तो लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। मूर्ख तो एक अनपार्लियामेंट्री नहीं, अवसरवादी जो समय के साथ साथ बदल लेते हो अपना दल। अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए जहां घी ज्यादा दिखता है मूर्खराज, वहां तुम चले जाओ। अब आप सुनिए कि अरे इतनी जल्दी मिर्ची कहाँ लग रही है भाई, अभी तो बहुत चीज पे आना है। सरदार पटेल एक बार 1910 में गए लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, 3 साल का कोर्स 1.5 साल में करके वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने विदेश का चेहरा नहीं देखा। मात्र 67 साल की आयु में सरदार पटेल का निधन हो गया था और उनकी सोच एनआरआई की थी। नॉन रेजिडेंट इंडियन ये शब्द थे उस वक्त, तो आजादी के पहले एनआरआई नाम का शब्द होता था। आपको बुरा प्रतीत होता है क्या? क्यों आप नहीं, एनआरआई शब्द कब कॉइन किया था? राजीव गांधी जी ने कॉइन किया था, अगर याद होगा। भाषण देते हैं, ये शब्द भी उन्होंने ही कॉइन किया था। लेकिन एनआरआई अपने नाना को भी एनआरआई बना दिया। हम लोग तो नेहरू जी को सोचते थे कि नॉन रेसिडेंशियल आधा समय उन्होंने जेल में, प्रधानमंत्री जेल में जीवन बिताया। भारतीय जनता पार्टी को क्या एनआरआई से नफरत है? वाह, एनआरआई के प्रति द्वेष रखते हैं? अरे भारतीय हैं वो, राहुल गांधी भी उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के निर्माण में। जैसे भारत में आज योगदान की बात ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि आउटलुक में एनआरआई आप इतनी नफरत एक सेकंड, ये तरीका गलत है। अबे दुबे जो उन्होंने एक शब्द बोला उस पे मेरी भी आपत्ति थी और आपकी भी आपत्ति मैंने दर्ज करी। अब डॉक्टर अजय लोग अपनी बात रख रहे हैं। 50 सेकंड साउथ अफ्रीका में गांधी जी रख के तब हिंदुस्तान आए थे। क्या शब्द है साहब। देखिए अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग टेक्निकली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो टेक्निकली तो बहुत सारी विदेशियों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटिशर्स हो गए, मेरी माँ सोनिया गांधी हो गई भारत को शेप करने में, है ना। अगर यही सोच है तो विदेशी तो शुरू कीजिए, एनआरआई तो बाद में आएगा। सोनिया जी ने मैंने कहा कि राहुल गांधी के शब्द ऐसे निकलते रहेंगे। राहुल बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया में ये सब गोल्डन अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। 15 करोड़ आदिवासियों को जगह जमीन का भोजन का अधिकार की तो बात ही नहीं की उन्होंने। 15 करोड़ भोजन का तो अधिकार की बात ही नहीं की उन्होंने। ऐसी बातें की जिसका न सर था न पैर था। छीन लिए 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम जिसका न सर था न पैर था, वैसी ऐसी बातें की क्योंकि उनको खुद पता नहीं था वो बात क्या करने के। देशों से हमला क्या होता है तो वो 38 शेल कंपनियों को याद करो। ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं ना, इनको समझ में आ गया है, इनको मिर्ची लग चुकी है, इसलिए बोलते रहेंगे। धरती पर हमला काम की बात। एक सेकंड अबे दुबे ये अदानी के विषय पर चर्चा नहीं। एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ये तरीका नहीं है, सबके बीच में बोल रहे हैं अदानी के विषय में चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कुछ बहस का फायदा है या चर्चा का फायदा है या कोई चर्चा का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। लेकिन मूलतः सवाल इस समय महत्वपूर्ण ये है और मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अजय लोग, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बिना रोक टोक के, क्योंकि आपको नहीं मिल पाया उस समय। 30 सेकंड में सीधे दे रहा हूं, आपको राहुल गांधी के किन शब्दों पे आपत्ति है? मुझे नहीं अमेश जी, मुझे नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को आपत्ति होगी जब सरदार पटेल, नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर ऐसे ऐसे लोग जो कॉलोनियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, उनकी सोच को एक एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन की सोच बता देना। आजादी के पहले तो यह शब्द भी नहीं आया था भाई, क्या बोल रहे हैं। और एक ऐसी पार्टी, अब उसी मंच से मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि अगली बार राहुल जी आएंगे तो पीएम बन के आएंगे। भारत के कर्म इतने फूट गए हैं क्या कि जिस आदमी का ना सर है ना पैर है, जो किसी भी तरह की बातें करता है, वैसा वैसा देश के पीएम बन के जाएंगे। चमचाई की एक हद होती है, इन्होंने चमचाई की सारी सीमा पार कर दी। नहीं, अपने नेता को पीएम देखना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी 9 साल से देश चला रहे हैं और इतने मजबूती से देश चला रहे हैं, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, हर जगह भारत को मजबूत कर दिया। उसके पहले 12 साल गुजरात चला के आए और उनको कहते हैं कि रिवर्स व्यू मिरर देख के देश चलाते हैं। अरे रिवर्स व्यू में कौन कांग्रेस चला रहा है? ये तो पूरा देश देख रहा है कि बगैर ड्राइवर के कांग्रेस हो गई। 1 साल तक बिना ड्राइवर के रही है कांग्रेस, अब जाके एक ड्राइवर मिला है, वो भी ड्राइवर कमांड पे चलता है। तो रिवर्स व्यू में कौन क्या चला रहा है देश देख रहा है, और ये कितने रिवर्स व्यू में देश चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला है। यह मोहब्बत की दुकान नहीं, यह नफरत का मेगा मॉल खोल के बैठे हैं।
राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का यह बड़ा हमला है। यह कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, इन्होंने नफरत का मेगा मॉल खोला हुआ है। सीधा रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से। अभय दुबे जी बोला कि वो राहुल कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जेपी नड्डा कहते हैं इन्होंने नफरत का मेगा मॉल खोला हुआ है। और डॉक्टर अजय लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि रियर व्यू मिरर में देखकर कांग्रेस पार्टी कौन चला रहा है। देखिए राहुल गांधी जी ने क्यों कहा ये? अगर प्रधानमंत्री जी 9 फरवरी 2023 की ये मैसूर वाली रिपोर्ट अगर देख लेते संपर्क क्रांति की, हूबहू वही जो बालासोर में हुआ है वैसा का वैसे ही घटना हुई थी। वहां पर भी जो सिग्नल का फेल्यूर था, पेपर लाइन क्लियरेंस दिया, वो तो लोकोमोटिव पायलट की समझदारी थी। और उन्होंने कहा कि लाखों ट्रांजैक्शन इस प्रकार के होते हैं, अगर ये गलती दोहराई गई तो फिर बहुत भयावह एक्सीडेंट होंगे। तो वो मौत का मंजर सामने दिखा रहे थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा, रैलियों में व्यस्त थे। ये देखिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। ATR 15 सबमिट नहीं हुई। एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो बड़े 15 एक्सीडेंट हुए थे उसमें सेफ्टी कमीशन ने कहा था रेलवे बोर्ड को कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, हमने आपको फाइंडिंग्स दिए। 2014 से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इन लोगों ने को जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह कहा कि किस प्रकार 23 से 100% तक ट्रैक की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उस पर ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया। लगातार जो सुरक्षा का खर्च था 2017-18 में 5,000 करोड़ रुपए रेलवे का कंट्रीब्यूशन देना था, जीरो दिया। 18-19 में 5,000, इसमें से 3,000 जेपी नड्डा के बयान का रिएक्शन। तो लगातार प्रधानमंत्री 15 सेकंड जेपी नड्डा के बयान का रिएक्शन। महंगाई की बात करो तो इतिहास से जेपी नड्डा के बयान का रिएक्शन। बेरोजगारी की बात करो तो इतिहास से प्रतिशोध लेने लगते हैं। अरे 300 लोगों के करीब अपने प्राणों को गंवा चुके हैं आपकी गलती से। पुराने आंकड़े लेकर बैठते हैं कि देखिए कांग्रेस के समय, अरे हमको दायित्व दिया है, इसीलिए तो प्रतिपक्ष में कि हम आपको कम से कम आईना दिखाएं प्रधानमंत्री जी कि आप ठीक कीजिए इनको। अगर ये ठीक नहीं किया तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। आपने पहले भी जब कानपुर की घटना हुई तो यह प्रचारित कर दिया कि एनआईए जांच करेगी, कोई षड्यंत्र है, कोई षड्यंत्र है। एनआईए ने ना तो फाइंडिंग्स उसकी निकाली, ना चार्जशीट फाइल। अच्छा, जेपी नड्डा के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मंत्री कह चुका है इस्तीफा लीजिए। जेपी नड्डा के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, आप सवाल का जवाब दीजिए ना अभय दुबे। जेपी नड्डा के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं कि नफरत का मेगा मॉल खोला हुआ है राहुल गांधी ने? देखिए, मेगा मॉल की चेन उन्होंने खोल रखी है समूचे देश में नफरत की। जिस देश के प्रधानमंत्री चुनाव के समय शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली करते हो, जो राम जादे और आगे मैं नहीं कहना चाहता इनके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री ये कहते हो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप कर्नाटका के चुनाव तक में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, क्योंकि 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना था। आज भी इस घटना पर पर्दा डालने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। गंभीरता से देश को विचार करना चाहिए। ठीक है। ये सकारात्मक। अच्छा, क्यों बोला जेपी नड्डा ने ये नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है? ओके, डॉक्टर अजय आलोक। और वो कह रहे हैं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बयान है, ये कांग्रेस का आरोप है। 40 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक। बयान राहुल गांधी दे रहे हैं बैठ के, न्यूयॉर्क से लेके वॉशिंगटन से लेके हर जगह, सैन फ्रांसिस्को तक। और उस बयान पे अगर कोई हम कह रहे हैं कि हर जगह जाके घूम घूम के बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, अरे किससे ये उधार का शब्द लिया है? मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये मोहब्बत की दुकान खोलनी होती है कि वहां पे जाके सैन फ्रांसिस्को में मुसलमानों की बात करें कि मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है? ये मोहब्बत की दुकान है? सिख का नरसंहार करवाने वाले कहते हैं कि सिख भाइयों के साथ खराब हो रहा है, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मोहब्बत की दुकान है? नेशनल एंथम का मजाक उड़ता है, नेशनल एंथम प्ले होता है, लोग खड़े नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है नेशनल एंथम का। मोहब्बत की दुकान है? नफरत का मेगा मॉल नहीं है तो और क्या है? अरे जिसको भारत और भारतीयता की इज्जत नहीं हो, सैम पित्रोदा को खड़ा कर दिया, वो कहता है कि राम हनुमान के नाम पे चुनाव जीतोगे। हम राम हनुमान की बात नहीं करते हैं। जरा बोल के दिखाइए तो जरा, अल्लाह के बारे में और जीसस के बारे में इस तरह से हिकारत वाले शब्दों से। राम हनुमान से नफरत करते हैं और उसके बाद बकवास करेंगे। श्री राम बोलने में जबान कट गई थी और आप कहते हैं कि यहां पे नफरत का मेगा मॉल नहीं है तो क्या है? यहां बैठ के आप हिकारत करते रहेंगे, भारत का मजाक उड़ाएंगे, भारत की सभ्यता का मजाक उड़ाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं। बड़ा मोहब्बत बांट रहे हैं भाई। मोहब्बत बेचने की चीज होती है क्या? इतना भी समझ नहीं है। इसलिए कहा था ना कि दुर्लभ मूर्ख हैं, जिसमें मिर्ची लग गई थी। आप ही बताइए, मोहब्बत बेचने की चीज होती है क्या कि दुकान में बैठ के बेची जाए? और मैं मोहब्बत बेच रहा हूं, क्या रुपए किलो खरीदोगे?
बिना मतलब की बात, और उस पे जवाब देने की जगह दुनिया भर के इशारे चले गए, मैसूर से लेके कहां तक कहां घुमाए, बालासोर मैसूर हर जगह। लेकिन ये बात नहीं कह पाए कि राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा, एनआरआई के बारे में कहा, राम के बारे में सैम पित्रोदा ने कहा, वो गलत है। जो सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने मुसलमानों के बारे में कहा गलत है, अल्पसंख्यकों के बारे में कहा जो गलत है, वो नहीं बोला जा रहा है। अब बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। ओके, अबे दुबे, ये सैम पित्रोदा बेरोजगारी की बात करें, नौकरी की बात करें, महंगाई की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किस हक से बोला? लेकिन हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर से रोजगार पैदा नहीं कर सकते। ये तो वही है ना जिन्होंने सिख दंगों पे बोला था, हुआ तो हुआ फेम वाले सैम पित्रोदा है ना। किस मतलब आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं राम हनुमान की बात करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? लेकिन इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था है कि हां, राम और हनुमान का नाम लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं, राम और हनुमान का नाम लेने से बिगड़े काम बन जाते हैं, ये लोगों की आस्था है। उस आस्था वाले देश के बाहर यह बोलना कि यहां पर नौकरी और बेरोजगारी की बात हम करते हैं, ये राम और हनुमान का नाम लिख के नौकरी मिल जाएगी? लोगों को मिलती है राम और भगवान राम और श्री हनुमान का नाम लेके नौकरियां, काम चलते हैं उनके, धंधे चलते हैं उनके, बिगड़े काम बन जाते हैं। लेकिन किस हक से बोला गया ये? अमीश देवगन जी, मैं पहले 10 सेकंड में सिर्फ आलोक जी के लिए एक बात कह दूं कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पर उल्लू बैठा है तो हाल गुलिस्ता क्या होगा। राम जी की अवधारणा क्या है? क्या कहा सैम पित्रोदा जी ने? राम राज्य की अवधारणा क्या है? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम हनुमान का, राम जी नहीं कहा, श्री राम कह लेते हैं, उन्होंने नहीं कहा ये सब। ये राम राज्य को पोषित कर रहे हैं, बताइए मुझे। नहीं, मैं कहता हूं बीजेपी राम राज्य को पोषित नहीं कर रही होगी। ना, बीजेपी के प्रभु राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं है। ना, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। इस समय व्यूअर्स किस के राम है, किस के राम है, वो ट्वीट करके बताएं। क्या बीजेपी वालों के राम है, क्या सपा वालों के राम है, क्या बसपा वालों के राम है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के राम है? नहीं, भगवान राम इस देश की आस्था है, भगवान राम इस देश के प्राण है, भगवान राम इस देश की सच्चाई है, भगवान राम इस देश का इतिहास और भविष्य है और प्रेजेंट भी है। प्रॉब्लम यह है जब आप भगवान राम को सिर्फ बीजेपी के साथ जोड़ देते हो और हनुमान जी को आप बीजेपी के साथ जोड़ रहे हो। क्यों? आस्था का सवाल है, क्यों बोला? मैं जानना चाह रहा हूं। सैम पित्रोदा ने प्रभु राम को बोला राम हनुमान का नाम लेने से कि नौकरी मिल जाती है। किसी और ईस्ट के बारे में कहा जा सकता है, उनका डायरेक्ट नाम लिया जा सकता है, किसी का भी, तो हिंदू धर्म के ईस्ट का नाम ही क्यों? अमीश जी बताइए। अमीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूं सर। हाँ, देखिए, यही तो कहा है राहुल गांधी जी ने कि बैक व्यू मिरर मत देखिए, आगे देखिए। राम राज्य की अवधारणा यही है। कितना अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि बड़े बड़े उन संस्थानों का निर्माण कीजिए जिससे भारत के लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हो। वो बेरोजगारी की आग में सैम पित्रोदा ने क्या कहा? राम राज्य में आप बेरोजगारी की बात करिए, आपका स्वागत है। आप नौकरी की बात करिए, आपका स्वागत है। आप महंगाई की बात करिए, आपका स्वागत है। नहीं, सैम पित्रोदा ने ये क्यों कहा? हुआ तो हुआ फेम के फेम वाले सैम पित्रोदा ने ये क्यों बोला? सर, मेरा सवाल नहीं। इस देश के युवा जब अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो मार के उनको कहानी कुछ और है, देशद्रोही कहानी कुछ और है और आप किरदार किसी और को बता रहे हैं। ना, कहानी कुछ और है और किरदार आप किसी और को बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूं सैम पित्रोदा ने ये क्यों बोला? कौन है सैम पित्रोदा? कौन है सैम पित्रोदा? वो भी वैसे एक एनआरआई है। क्यों बोला आप मुझे बताइए। सैम पित्रोदा राजीव जी के साथ कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति करा होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी के साथ कंप्यूटर क्रांति करी होगी, लेकिन मेरे भगवान के बारे में क्यों बोला? आज जो समूचे विश्व में भारत के बच्चों का ने परचम लहराया है, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क जैसी जगह में, उसमें बहुत अहम भूमिका। तो अधिकार है सैम पित्रोदा को, तो अधिकार है सैम पित्रोदा को भगवान राम के बारे में ये बात बोलने का। तरीके से लीजिए,
उनका कहने का आशय है कि धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने लोग। तो ऐसा कुछ नहीं आप बोला। अच्छे रोजगार के अवसर सृजित कर पाओ, बड़े उद्योग लगाओ, जी, जी। ये भावना उन्होंने व्यक्त अच्छा की और ठीक है, देश के भावना प्रत्येक ठीक है। नागरिक के अजय साथ आलोक, ये राम बीजेपी राज्य वाले की भावना नहीं अवधारणा समझ पाते भाई, चरितार्थ जब ही होगी। ये बीजेपी वाले भावना नहीं समझ पाते। भावना कुछ और थी, कहानी कुछ और आप पढ़ रहे हैं, लोगों को भी नहीं समझ में आ रही, भावना कुछ और थी। देखिए, इनकी भावना कुछ और होती है, बस हरकतें जो होती है ना, वो भावना को और दर्शा देती है। जब राहुल गांधी ने, आप ये सोचिए कि भगवान की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे। जरा राहुल गांधी की औकात है या कांग्रेसियों की हिम्मत है, जरा यही बात जरा अल्लाह के बारे में, यही बात बड़ा जीसस क्राइस्ट के बारे में बोले, किसी को तुलना कर लें। उन्होंने तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। अब भगवान भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसे चल रहा है, क्योंकि इनको हिकारत है, इनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से नफरत है, इनको हिकारत है। इसलिए बात बात में भगवान, राम, हनुमान ये इस तरह से बोलते हैं। ये इनकी हिम्मत या औकात नहीं कि दूसरे धर्म के बारे में बोल सके, क्योंकि राहुल गांधी खुद हिंदू है ही नहीं, तो उनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से मतलब क्या है, क्यों सम्मान करेंगे। और हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को सहते रहते हैं, लेकिन समय आ गया है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। एक भारतीय को जवाब देने की जरूरत है। ये जानबूझ के हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिकारत करते हैं उनको। ठीक है, अनुराग भदौरिया एक के बाद भाई, ठीक है। बदल दिया वो। अच्छा, भूगोल इतिहास सब पर आऊंगा मैं, लेकिन एनआरआई पंडित नेहरू और सरदार पटेल और महात्मा गांधी सब एनआरआई थे, ये जानकारी आपको आज मिली या पहले से आपके पास है अनुराग भदौरिया, क्योंकि आप तो काफी ज्ञानी हैं। पहले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो यहाँ पे संवेदनहीनता जो दिखाई है, जनता की भावनाओं को समझिए। आपने कहा आपसे बात होती तो आप बालेश्वर भाग जाते हो। अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की मौतें हो गई, आपको जरा सा भी दर्द नहीं है, आप उसको एक लय में बोल के चले जा रहे हो। अरे फील कीजिए लोगों की मौतों के बारे में, ऐसे मजाक में मत बोल के चले जाइए। अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल भी रहा है तो आप मजाक बोल देंगे क्या आप वहां चले गए, बालेश्वर चले गए, ये क्या मतलब हुआ भाई? आपको जरा सा दर्द नहीं होता है? पहले तो बालासोर है, बालेश्वर नहीं है। बालासोर है, बालेश्वर नहीं है। अरे बालासोर जगह का नाम सीख लीजिए, तब मुझे संवेदना सिखाइएगा। कितनी संवेदना आप में थी और अखिलेश में थी, ये परसों से हम लोग भी देख रहे हैं। आपके बीच क्या क्या ट्वीट आ रहे हैं अखिलेश यादव के, सुन लीजिए, उससे संवेदना बहुत दिखाई दे रही थी आप लोग की। अरे समाजवादी 30 सेकंड बोल रहे, आपका अंदर हृदय नहीं कांपता है? आप उसको भी एक लय के अंदाज में बोलेंगे? हृदय नहीं कांपता, आपका तो बड़ा हृदय कांपता परिवार से है। मिलिए जिनके परिवार के बेटे चले गए, उन लोगों से मिलिए जिनका पति चला गया, उनसे मिलिए जिनके बाप चले गए, जिनकी मां चली गई, किसी की बहन चला गया, और आप यहां ऐसे ही बोले चले जा रहे हो। कमाल की बात करते हो। अरे हिंदुस्तानियों के बारे में तो बात कर लो, उसके बारे में बात करने को तैयार। मैं कहता हूं, अमीश जी आप कह रहे हो कि बेरोजगारी, महंगाई, आपके आका एनआरआई के बारे में बात, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का भाषण आपके आका एनआरआई के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लीजिए। जो किसान के बारे में बात करता हो, जो किसान के बारे में चर्चा करता हो, ये बात ही नहीं करते, ना किसान की करते, ना महंगाई की करते, ना बेरोजगारी की करते, ना देश की जनता की परेशानियों की बात नहीं करते। अरे आपके आका ऐसे लोग अमेरिका में एनआरआई की बात कर रहे हैं, इनके साथ क्यों बैठाना, इनके साथ क्या बात करनी, जिनके अंदर मर्यादा खत्म हो चुकी है, जिनके अंदर सोच खत्म हो चुकी है, जो यहां पे राष्ट्रपति जी को नहीं बुला सकते पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं कर सकते, उनको नहीं बुला सकते, तो क्या देश का सम्मान करेंगे? क्या विषय है, कहां जा रहे हैं देश का? जो पहलवान बेचारे धरने पे इतने दिन तक हमारे देश की बेटियां बैठी रही, उनका नहीं सम्मान कर पाए, उनको किस तरह से घसीटा गया? पहलवान क्या बात लौटा है करेंगे देश की बेटियों के बारे में, देश के लोगों के बारे में? अरे वहां मामला दिया, पहलवान वाले विषय पे ना जाइए, वहां ट्रैक फिसल रहा है आप लोगों का। खड़ा कर देंगे, आप कह रहे हैं नहीं इसी से काम चलाओ, ये क्या बात करेंगे देश की? अच्छा, पहलवान वाले विषय पे मत जाइए, वहां पे ट्रैक फिसल रहा है, लेकिन ओके, एक के बाद पे ये बीजेपी की सरकार जो है वो संवेदनहीन है, और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सब एनआरआई थे, और भगवान राम और हनुमान का नाम क्यों लेते हैं लोग? नौकरी थोड़ी मिल जाती है उससे। देखिए, ये अब तय हो गया कि राहुल गांधी जो हैं विदेशों में जाके देश को बदनाम करते हैं, नंबर 1। प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने में या तंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, नंबर 2। और अब यहां तक पहुंच गए कि अपने बुजुर्गों का भी अपमान शुरू कर दिया उन्होंने। अभी आप पूछ रहे थे ये सेम पिट्रोडा कौन है? क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी? सेम पिट्रोडा, एनआरआई होना अपमान कब से हो गया? जो है क्या ईसाई बात कर रहे व्यक्ति हैं। अबे दुबे, अब पहली वो बार हमारे धर्म को नहीं मानेंगे, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते। क्या हो गया, क्या हो गया? हम ये कह रहे हैं कि सेम पिट्रोडा ईसाई व्यक्ति हैं, उनका मान सम्मान है, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि हमारे धर्म का वो अपमान करेंगे?
मतलब क्या हो गया सम्मान सूचक है भाई आप एनआरआई क्यों हमारे धर्म का अपमान करोगे? आप हमारे धर्म की क्यों बात करोगे? अरे आप अपने चर्च की बात करिए, आप अपने बाइबल की बात कर रहे, हम लोग तो नहीं करते कभी बात, हम लोग तो इस पे बात नहीं करते। और राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं? बाहर जाके लोकतंत्र खतरे में है, जैसा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, अबे तुम्हें 30 सेकंड तो सुन लीजिए ना, बन गई है। ये क्या तरीका है? दूसरा व्यक्ति एक मिनट भी नहीं बोल पाता। तो ऐसे ना थे। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या फोबिया हो गया है कि जैसे ही छुट्टी मनाने बाहर जाते हैं, बाहर के देशों में जाके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। और देश को नहीं, मतलब कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं बंधक बन चुकी हैं, सरकार की खामियां निकाल रहे हैं वो। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी मृत्युंजय तिवारी के पास मैं रुक कर देता हूं। मृत्युंजय तिवारी, क्या राहुल गांधी ने जो बात कह रहे हैं क्या वो जायज है, या आपको लगता है कि बीजेपी उस बात का बतंगड़ बना रही है? देखिए अमित जी, ये बात तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका तो बात का बतंगड़ बनाया ही जा रहा है। और आप लोगों की तो मेहरबानी है ही, राहुल गांधी जी के आंधी में ऐसा भाजपा उड़ेगी कि पता भी नहीं रहेगा इनका। ये जो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने राजनीति का, एक वो भी भाजपा का कालखंड था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विपक्ष का क्या सम्मान किया। और जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, क्या सम्मान था। देश का प्रतिनिधित्व कोई विपक्ष का नेता करता था विदेशों में। और आज अगर राहुल गांधी जी एक ऑपोजिशन लीडर के हैसियत से वो अगर कुछ सवाल खड़े एक बड़ी खबर आ रही है, सैम पित्रोदा के बयान के ऊपर बीजेपी हमलावर हो गई है। ब्रेक के बाद उस खबर पे आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। दिया तो मैं किस चीज़ की केस की और किस चीज़ की, वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से, किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। पर अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई, राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। उधर बालासोर रेल हादसे की जो वजह सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इस भीषण रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसकी रिपोर्ट भी जल्द विभाग को सौंपी जाएगी। तो वह इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। रेल हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो बालासोर में हुए रेल हादसे में अभी तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 108 शवों की पहचान कर ली गई और उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। तो वहीं ओडिशा सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर फोन कर पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो 2 नंबर है 1800-345-0061 और एक नंबर है 1929, ये दोनों नेशनल टोल फ्री नंबर। साथ ही शवों को ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जबकि बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचे, जहां से वो कटक के अस्पताल गए और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके बाद मनसुख मांडविया ने घायल लोगों के बेहतर इलाज को लेकर भुवनेश्वर एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर नामीबिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बालासोर रेल हादसे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया, जो भारत के साथ दुनिया के जुड़ाव का एक प्रतीक है और ये उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी वैश्वीकृत हो चुकी है। दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपैथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि
और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप दरअसल ये है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे और एक घर में प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसका विरोध इलाके के लोगों ने किया और हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कर रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि अनिल नाम का शख्स ये प्रार्थना सभा चलाता था जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया जाता था। शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया। नाबालिग बच्चों को गेम जिताने के लिए बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया जो धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक जैन परिवार ने शिकायत की कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। पुलिस के मुताबिक एक गेमिंग ऐप के जरिए ये गैंग चलता है। बच्चों को गेम जिताने के लिए धर्मांतरण का लालच दिया गया। जांच में पुलिस को महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले शहनवाज के बारे में पता चला जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई। वहीं धर्मांतरण के आरोप में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक लालच देकर धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग एक गेम ऐप का सहारा ले रहा था और 3 स्टेप में नाबालिग बच्चों को फंसाया जाता था। पुलिस के मुताबिक एक खास ऐप डिजाइन किया गया। ये गैंग फोर्टनाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल करता था जिसके तहत गेम हारने वाले बच्चों को जिताने का लालच देते थे। उसके बाद हिंदू आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे। तो जाकिर नाइक के वीडियोस इनको दिखा के जो कि प्रतिबंधित हैं उनको धर्मांतरण के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है। और जांच में पुलिस को अब तक कई नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण की जानकारी मिली। पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की जाँच में जुट गयी। इधर मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की मांग का संत समिति ने समर्थन किया। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना वक्त की जरूरत बताया और सभी अखाड़ों से अपील की गई कि मंदिर में भक्तों की एंट्री के लिए पहनावे पर ड्रेस कोड बनाएं। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में एंट्री के लिए ड्रेस कोड होना जरूरी बताया। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने का पुरजोर समर्थन करता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के शामली के एक मंदिर में भक्तों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया और मंदिर कमेटी ने एक बोर्ड भी लगाया जिसमें शॉर्ट्स पहनकर मंदिर न आने की अपील की गई। साथ ही शॉर्ट्स पहनकर आने वाले लोगों से मंदिर में प्रवेश न करने की अपील की गई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने शोएब नाम के लड़के पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आरोप दरअसल ये कि शोएब ने नाम बदलकर पहले लड़की से दोस्ती की और सच सामने आने के बाद उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की। पुलिस के मुताबिक शोएब ने अपना नाम लड़की को संदीप यादव बताया और दोस्ती की। आरोप है इस दौरान कुछ तस्वीरें जावेद ने लड़की की ली। बताया गया कि लड़की को शोएब की हकीकत पता चल गई तो उसने आरोपी से दूरी बना ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी शोएब उसके फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसका कहना है कि नाम बदल के किसी और नाम के साथ उससे मिलता था और फिर बाद में फिर जो है यहाँ पे इंदौर में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी शोएब की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि जावेद नाम का शख्स नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उससे शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा जिसकी शिकायत लड़की के परिवार ने पुलिस से की। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी जावेद की तलाश में जुट गई। परिवार का आरोप है कि जावेद के साथ उनकी बड़ी लड़की 6 साल पहले चली गई और अब वो उनकी छोटी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रयास करके पीड़िता को शीघ्र बरामद किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर जावेद ने मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पुलिस ने धर्म परिवर्तन का मामला होने से इनकार कर दिया। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर किस तरह से फिरौती मांग रहा है उसका एक ताजा सबूत मिला है। एक ऑडियो सामने आया जिसमें लॉरेंस दिल्ली के एक बड़े बुकी से 40 लाख की अवैध वसूली करता हुआ दिखाई दिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने दिल्ली के बड़े बुकी से 40 लाख रुपए की अवैध वसूली की और उसे फोन करके धमकाया। इतना ही नहीं, बेखौफ लॉरेंस ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करने को कहा था। हेलो हाँ भाई। भाऊजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा
तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग ला ली तो लिखा लेना। जिस पे मेरे धक्के चढ़ गए ना तुम में से कोई भी, तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है बीजेपी का इस विषय पर कांग्रेस में बड़ा हमला है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया था उस पर बीजेपी का बड़ा हमला है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया है, वो पूरा वीडियो ट्वीट कर दिया है जिसमें सैम पित्रोदा ने बेहद विवादित बयान दिया है। उसमें राम और हनुमान कह के उन्होंने कहा है हमारे सामने बेरोजगारी और महंगाई जैसी परेशानियां हैं, लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है। मैं कहता हूं इन सबसे क्या रोजगार पैदा हो जाएगा? यानी राम और हनुमान की बात करने से क्या रोजगार मिल जाएगा? मैं लेना चाहूंगा इस पर मृत्युंजय तिवारी का रिएक्शन। मृत्युंजय तिवारी, जो विदेशी जमीन पर कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है मृत्युंजय तिवारी? देखिए अमित जी, एक बात स्पष्ट है कि कोई भी जिस विषय को आप आज कह रहे हैं, चाहे वो कोई हो, 140 करोड़ देशवासियों को भारत से, अपने देश से प्रेम है, चाहे वो हमारे विरोधी दल के नेता क्यों न हो। नहीं, ये मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं क्या आप इस बयान से सहमत हैं जो सैम पित्रोदा ने दिया? मेरा सवाल बहुत सीधा है। देखिए इस बयान को लेकर के जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, अगर उनका बीजेपी का, आरएसएस का अगर पुराना इतिहास खंगाला जाएगा तो उन्होंने कितने बयान दिए होंगे, तब तो फिर ये बहस और लंबा नहीं तो राम और आपको भी लगता है कि इस देश में तो आस्था है कि राम और हनुमान, प्रभु राम और श्री हनुमान का नाम लेने से बिगड़े कार्य सवर जाते हैं, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि राम और हनुमान और मंदिर की बात करके क्या नौकरी मिल जाएगी? सहमत है इस बयान से आप? नहीं, भगवान तो हनुमान चालीसा का हम लोग तो युवा अवस्था में जब छात्र जीवन में थे तो सवाल का जवाब दीजिए ना। हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं और हनुमान जी के बारे में कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। तो सैम पित्रोदा को क्या बोलेंगे? हनुमान भक्त जो बने यार, राजनीति ने क्या राजनीति की वजह से वो राम और हनुमान जी की भक्ति को भी छोड़ दिया आप लोगों ने? क्या राजनीति की वजह से? क्योंकि भगवान राम और हनुमान पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। हम लोग तो असली राम भक्त हैं, असली हनुमान भक्त हैं। जो नकली हैं, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम का और हनुमान का नाम ले रहे थे, उनका कर्नाटका चुनाव परिणाम ने तो हनुमान जी ने संजीवनी निकाल ली। अमित जी, राम भक्त का सर्टिफिकेट ये नकली राम भक्तों से लेना होगा। यही बात कही क्या थी बात आप कर रहे हैं? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय काशीराम ने। मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन 2017 आते आते, 2023 आते आते क्या मुलायम सिंह जी की और क्या काशीराम जी, सारी पार्टियां कहती हैं अब तो जय श्री राम। ये भी हकीकत है। मैं रुक करता हूं सीधा डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक, योर रिएक्शन, क्योंकि पॉलिटिकली सूट नहीं करता कई पॉलिटिकल पार्टीज को सैम पित्रोदा के खिलाफ बोलना। देखिए चक्कर क्या है कि इनका अपना कॉन्ट्रडिक्शन खुद झलक के सामने आता है। अभी 12 तारीख को पटना में मीटिंग होनी थी, कांग्रेस ने इन लोगों को ठेंगा दिखा दिया, नीतीश कुमार आरजेडी को, तो 12 की मीटिंग चलेगी 22-23 को। अभी मृत्युंजय जी मेरे चिंता कर रहे हैं। मैं जानता हूं धार्मिक विचारों के हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, देखिए रोज दिन टीका लगा के निकलते हैं। ये राम हनुमान के खिलाफ सुन नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी देखिए कि सैम पित्रोदा के बयान पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये कैसी नकली धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जब आचार्य धीरेन्द्र जी जब आए थे बागेश्वर महाराज पटना में, जो कि खुलेआम हनुमान भक्त हैं और खुलेआम हनुमान जी की आराधना करते हैं और खुलेआम अपने आप को कहते हैं कि मैं हनुमान जी का संदेश फैलाने के लिए आया हूं, उसकी मुखालफत तेज प्रताप यादव ने कैसे की थी? सबने देखा था। और वही तेज प्रताप यादव हैं जो कृष्ण भगवान की बंसुरी बजाने के लिए मथुरा निकल जाते हैं।
तो कॉन्ट्राडिक्शंस इन लोग में खुद है जो निकल के आता है। आज इस तरह से सैम पित्रोदा ने अपमान किया है राहुल गांधी के सामने, मणिशंकर अय्यर के सामने। मैं मृत्युंजय जी बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी की हिम्मत है कि ऐसे ही शब्द अल्लाह के बारे में, ऐसे ही शब्द जीसस क्राइस्ट के बारे में बोल सके? आप लोग में से कोई किसी में हिम्मत है? कोई नहीं करे। गलत, लेकिन भगवान ही मिलते हैं चुन चुन के, भगवान की हिकारत करना, भगवान के मजाक उड़ाना, सांसद ने उनके नाम पे अच्छे पिक्चर्स बना देना, कभी कुछ दिखा देना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, आस्था का मजाक उड़ाना, ये कांग्रेस की डीएनए में। लेकिन ये बात तो सच है ना मृत्युंजय बाबू, मृत्युंजय बाबू एक सेकंड मृत्युंजय बाबू, आज बात हो जाए। ये बात तो सच है ना, बागेश्वर बाबा आए थे, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार ने उसका विरोध किया था। बागेश्वर बाबा आए थे, आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू की सरकार ने उसका विरोध किया था। बागेश्वर बाबा आए थे। और तो और आप इफ्तारी में जा सकते हैं, लेकिन और बागेश्वर बाबा की कथा में एक नेता नहीं गए आप लोगों को। कितने नेता गए थे? मृत्युंजय तिवारी शांत रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। बागेश्वर बाबा की कथा में कितने नेता गए थे आप? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में कितने नेता गए थे आपके? और इफ्तारी में कितने गए थे? अमित जी मैं गिनाऊं? दोनों विजुअल चलाइए, पीसीआर, दोनों विजुअल चलाइए अगर है तो मौजूद आपके पास, दिखाइए। मैं आपको बताऊं सच क्या है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने के लिए वो बात करते हैं आपसी भाईचारा खत्म करने का, इसका विरोध है। ये भाजपा के एजेंट बनकर अगर कोई बाबा आएंगे, अरे इतने बड़े, इतने पॉपुलर, इतने बड़े बाबा को आप बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? राम को दे देते, प्रभु राम को दे देते हैं, हनुमान जी को दे देते हैं, बागेश्वर बाबा को दे देते हैं। अरे कांग्रेस के कमलनाथ भी जाते हैं उनके द्वारे। कह रहे हैं अगर बाबाओं को अगर अपने धर्मों का प्रचार करना है वो करे, लेकिन दूसरे धर्म को गाली ना दे, यही कहता है। उन्होंने किसी के धर्म को गाली नहीं दी, यही हमारा धर्म कहता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप इतना बोल रहे हैं कि देखिए हम तो राम के भी भक्त हैं, हनुमान जी के भी भक्त हैं, आप भक्त हैं, मैं इंकार नहीं कर रहा, मैं कौन होता हूं इंकार करने वाला। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछा, एक प्रैक्टिकल सवाल है। आपके लोग ये बताइए ना, आपके कितने नेता डिप्टी सीएम और सीएम इफ्तारी में गए थे कि नहीं गए थे? पटना में जब दंगे हो रहे थे, उसके बाद इफ्तारी में गए थे नहीं गए थे? हाँ या ना? हाँ या ना? रामनवमी में भी गए थे कि नहीं? हाँ या ना? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ इफ्तारी में अभी लास्ट क्या चीज, दो चीजें हुई अभी देखिए, अभी रिसेंट की बात करते हैं ना, नवमी में भी गए होंगे। मैं सवाल, आप देखिए आप इतना घबरा जाते हैं सवाल से। मृत्युंजय भाई आप तो ऐसे नाते, मुस्कुराइए, गुस्सा मत होइए। घबराते नहीं है, गुस्सा मत होइए। सवाल तो बड़ा दो टूक है सर, सवाल तो कोई इधर उधर का है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं इफ्तारी में कितने नेता गए थे? सीएम और डिप्टी सीएम समेत कितने नेता गए थे? लिस्ट आप बताएंगे या मैं बताऊं? कितने नेता गए थे? सारे रामनवमी में भी जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं इफ्तारी में कितने गए थे? आप सच बताने से क्यों डर रहे हैं? अच्छा सरल कर देता हूं, सरल कर देता हूं। अच्छा इफ्तार अच्छा सरल कर देता हूं, कितने नेता? क्योंकि अधिकतर गए थे इसलिए सारों का नाम नहीं पूछता। अच्छा ये बताइए इफ्तारी में आपके नेता गए थे ना? हाँ हम लोग भी गए थे, अब रुकिए। और बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा में कितने नेता गए थे आपके? भाई बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा को ये बीजेपी का इवेंट बना दिया गया, और आने के साथ ये कहने तो कोई जाएगा ही नहीं, बीजेपी के नेता चले गए, आप क्यों नहीं गए थे? अरे ये तो आप क्यों नहीं गए थे? ये हिंदुओं का ही देश है हिंदुस्तान। हाँ तो हिंदुस्तान में तो हनुमंत कथा होगी या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होगी क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में तो होगी हनुमंत कथा। हिंदुस्तान में आपके मुंह में घी शक्कर पाकिस्तान में भी हो कि ये गैर संवैधानिक बात करेंगे। अरे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप ऐसे परेशान हो रहे। मैंने तो सवाल पूछा आपसे, आप हनुमंत कथा में नहीं गए और आप इफ्तारी में गए। और प्रभु राम और हनुमान पर जो सैम पित्रोदा का कमेंट है, सैम पित्रोदा का जो राम और हनुमान पर कमेंट है, उसके ऊपर आप बचा के निकल गए। और ठीक है सर, खेल सारा पता लग गया सर, जिन्होंने खेल सारा पता लग गया। वहां इंतजार कर रहे हैं, वहां अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया काफी देर हो गई सर, अब आपको बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी
बताइए, सैम पित्रोदा ने जो करा, पार्टी का देखिए कमाल की पार्टी है। सैम पे बीजेपी कमाल की पार्टी है। सैम पित्रोदा ने जो कहा, उसकी बात, उनकी बात से सहमत है या असहमत है? देखिए उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, मैं पूरा बयान सुन लूंगा, देख लूंगा, तब उस पर रिएक्शन दूंगा, क्योंकि मेरे सामने ना टीवी है ना कुछ है। वेरी गुड। हाँ, जहां तक कि धर्म और जेपी नड्डा ने जो बोला है, जेपी नड्डा ने जो बोला है, कांग्रेस नफरत का मॉल है, राहुल गांधी के पास मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मॉल है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा बेरोजगारी के मॉल खोल दिए। रोजगार का मॉल खोले ना, हिम्मत जुटाएं, ट्वीट करें कि हम रोजगारी का मॉल खोलेंगे, रोजगार का मॉल खोलेंगे, रोजगार देना। 16 घंटे पुराना, एक व्यूअर्स बात पता लगी, 16 घंटे पुराना सैम पित्रोदा का इन्होंने बयान नहीं सुना, और 15 मिनट पुराना जेपी नड्डा का बयान इन्होंने सुन लिया मेरी डिबेट में बैठकर। मैं अपनी बात कर लूं, बोलिए, क्योंकि मैं जनता की बात करने आया हूं। मैं जनता की बात कर, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा एक शब्द में मैं समझ गया, तो क्या रोजगार का मॉल नहीं खोल सकते? वो खोले ना रोजगार का मॉल, स्वागत करेंगे, खड़े होकर हम लोग स्वागत करेंगे। कहें तो ये बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि जनता से संबंधित है, जनता से इसको फायदा होगा, जनता अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि जनता को तो लाइन में लगाने के चक्कर में है ना ये चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो। हम उनको जो आटा चावल देंगे वही खाएंगे, तो बच्चे कहां से पढ़ाएंगे? वो कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, कैसे अपनी एजुकेशन व्यवस्था घर में कैसे ठीक करेंगे? सुनिए मेरी बात। और ये भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों से भाग के ये सिर्फ उलझाने की राजनीति करती है। अब उलझाने के अलावा कोई काम नहीं है। भाई आप बताइए, नहीं मैं आप बताइए, अरे वो जो कर रहे थे कांग्रेस बैठी जवाब देगी, कांग्रेस जवाब देगी, तो क्या आप वही चाहते हैं क्या? भाई देश की जनता समझदार है अमीश जी। डॉक्टर अजय लोग गलती की थी तो कांग्रेस आज दो फैक्ट सामने आए, एक जो मृत्युंजय तिवारी के साथ इस्टेब्लिश हुआ और एक जो अनुराग भदौरिया ने बोला। उन्होंने 16 घंटे से ज्यादा पुराना सैम पित्रोदा का बयान नहीं सुना, लेकिन जेपी नड्डा का 15 मिनट पुराना बयान सुन चुके हैं। और मृत्युंजय तिवारी ने तो खुद माना कि वहां गए थे और यहां नहीं गए। क्या हो गया? एक जगह नफरत बांटी जा रही थी, दूसरी जगह प्यार बांटा जा रहा था। सारे जगह जाते हैं, पूरा देश देख रहा है कि नफरत कहां बट रही है, प्यार कहां बट रहा है। अनुराग जी की भाषा पे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि खुलेआम हरा कुर्ता पहन के अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि उनको कहना क्या है, सोच में क्या है, करना क्या है। मृत्युंजय जी की मजबूरी क्या है, इनर कॉन्ट्रडिक्शन साफ साफ दिख रहा है। अनुराग जी अपने आप को कांग्रेस के साथ खड़ा भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस जवाब देगी, इसका मतलब तय है बेचारों का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होने जा रहा है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले समस्या है इन लोग के साथ, नफरत के नाम पे वोट मांगने वाले समस्या बहुत ज्यादा है। बीच में बोलते रहेंगे लगातार जानबूझ के, क्योंकि मेरी आवाज नहीं पहुंचे। आप यहाँ ये देखिए लगातार बोलते जाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के समधी हैं लालू जी, दोनों तो एक ही का है। वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। तो बेचारे आपस में इतना कॉन्ट्राडिक्शन लिए हुए कांग्रेस को कैसे झेलेंगे? दूसरा, कांग्रेस इनको डरा भी रही है, इनको औकात भी दिखा रही है गाये बगाए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो बेचारे इन लोग के साथ दिक्कत हो गई है। बड़ी दया आती है मुझे इन लोग पे कि कांग्रेस को अपनी धुरी मानने वाले, कांग्रेस इनको पूछ नहीं रही है, कांग्रेस के बयान से ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन तब भी चुपचाप रहना है मुंह में दही जमा के। बहुत समस्या हो गई है भारतीय लोकतंत्र में। चले गए, पहले इसकी ना चिंता कीजिए। अरे हमें तो सहयोगी की जरूरत नहीं है, तो अकेले आप सबसे लड़ रहे हैं भाई। हमें तो सहयोगी की जरूरत नहीं है, आप नीतीश जी के गोद में बैठे रहिए, है ना। 75 विधायक लेके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के गाना गाते रहिए। बेचारे तेजस्वी, उनका करियर आप लोग खराब कर रहे हैं। अच्छा खासा उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, लगता है कि तेजस्वी की किस्मत में नहीं है सीएम बनना। ये सब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या करें। अच्छा ठीक है, तेजस्वी को आज सीएम नहीं बना देंगे, लेकिन अबे दुबे जो बीजेपी ने जो रिएक्शन ऑल ऑडियोज डाउन और अबे दुबे ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अबे दुबे, जो बीजेपी ने कहा है सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बयान अवॉइडेबल था? और अगर उन्होंने दे भी दिया था तो किसी को टोकना चाहिए था? आपके बड़े सारे नेता वहां थे, someone should condemn it। और ये सैम पित्रोदा वही है जिन्होंने बोला था हुआ तो हुआ। देश के करोड़ों दर्शक जो अमीश जी का शो देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध शो है, एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है। सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं देश के नागरिकों, वो वचनों की मर्यादा में बसते हैं। वो केवट के नाव में
शबरी के गांव में बसते हैं। वो नफरत, नकारात्मकता, निराशा में नहीं बसते। वो सत्ता की भूख ये कहां बोला उन्होंने? वो भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई की आग में झोंक दिए जाने में नहीं बसते, ये कहने का उनका आशय है। और देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो पुरोधा जिसने जो कंप्यूटर क्रांति का जनक राजीव जी के साथ रहा है, एक सकारात्मक बात की है जिसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। हनुमान और भगवान प्रभु श्री राम का अपमान के दृष्टिकोण से नहीं लेना। डॉक्टर अजय लोक, डॉक्टर अजय लोक की भावना 10 सेकंड रिबटल, 10 सेकंड रिबटल। डॉक्टर अजय लोक 10 सेकंड का रिबटल, 10 सेकंड रिबटल। डॉक्टर अजय लोक, ये वही पार्टी है अमित जी, आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जिनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि दशरथ भगवान के महल में 5000 आश्रम थे, भगवान राम किस रूम में पैदा हुए ये नहीं पता। अरे साहब, इसीलिए राम मंदिर को सीधे बाबरी मस्जिद की जमीन नहीं कहा जा सकता। क्या बोला था उन्होंने? क्या अभय दुबे इससे दूर भागेंगे? के लिए ये थी इनकी भगवान श्री राम के प्रति इज्जत। इतनी ये वही पार्टी है जिसके नेता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जी, लेकिन सैम पित्रोदा ने क्या बोला? लेकिन हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है, मैं कहता हूं मंदिर रोजगार पैदा नहीं करता, ये कहा कोट अनकोट। और अब बात सियासत में तेजी से फैलते हैं नेगेटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड वाले वायरस की। यह वायरस बेहद खतरनाक है और इसका संक्रमण विपक्ष के लगभग हर नेता पर दिख रहा है, क्योंकि हादसों पर सियासत नहीं, संवेदना होनी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सुझाव दिए जाने चाहिए, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। बीते शुक्रवार को एक बेहद दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें करीब 350 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों लोग घायल हुए। घटना के तुरंत बाद सरकार फुल एक्शन में आ गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच गए और वहां दिन रात डटे रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, घायलों से भी मिले और उनका दुख दर्द बांटा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया भी मौके पर मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान भी पूरे समय वहां मौजूद रहे। पूरी तैयारी के साथ तेजी से रेस्क्यू का काम हुआ। फिर एक डेडलाइन तय हुई कि बुधवार तक इस ट्रैक को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन काम की रफ्तार इतनी तेज थी कि मात्र 51 घंटे के भीतर 59 आवर्स में डाउन लाइन को दुरुस्त कर दिया गया और बुधवार की डेडलाइन से 2 दिन पहले यानी सोमवार को आज उस ट्रैक पर दोबारा ट्रेन आना शुरू हो गई। रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीआरएफ ने शानदार टीम वर्क किया, जिसका नतीजा आज देश के सामने है। लेकिन एक तरफ सरकार का एक्शन था और दूसरी ओर विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स वाली ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। दिन रात मौके पर डटे रहने वाले रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बावजूद ममता बनर्जी मरने वालों की संख्या जबरदस्ती बढ़ाने में जुटी थी। ये बहुत दुखद था और इसे लेकर रेल मंत्री से वो भिड़ भी गई। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है 238 हमारा काल से है। इसलिए आज ये भी याद दिलाना जरूरी है कि खुद ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते 54 बार ट्रेनों की टक्कर हुई और 839 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 141 यानी 1451 लोगों की जान गई। इसी तरह नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए करीब 78 से ज्यादा ट्रेनों की टक्कर हुई, 1000 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1527 यानी 1527 लोगों की जान चली गई। जबकि जब लालू यादव रेल मंत्री के रहते 51 बार ट्रेनों की टक्कर हुई, 550 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1159 लोगों की जान गई। इसलिए आज ममता दीदी को उन्हीं का एक बयान याद दिलवा देता हूं, जब एक रेल हादसे के बाद वो कह रही थी कि कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। सुनिए जरा। अगर इसको कभी कभी काम करने से ह्यूमन एरर हो जाता है, वो भी हम लोग देखते हैं, इसको नहीं होना चाहिए। साल 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मात्र 24 घंटे के भीतर 2 बड़े रेल हादसे हुए थे, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त रेल मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेल मंत्रालय के एमओएस मुकुल रॉय को घटना वाली जगह पर जाने को कहा था, लेकिन वो नहीं गए थे। तब ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन आज रेल हादसों पर
हमने यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार का डेटा भी निकाला है, जिसके मुताबिक यूपीए के आखिरी 9 साल में 1477 रेल हादसे हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार के दौरान 9 सालों में रेल हादसों की संख्या 638 रह गई है। यह फैक्ट है। और व्यूअर्स, रेल हादसा कोई भी हो वो बहुत दुखद होता है, उसकी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स का एजेंडा चलाकर आप अपनी ट्रेन कायदे से नहीं चला सकते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।